वो राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ होता है जो पंजाब में हो रही सांप्रदायिक चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें कांग्रेस भी बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है। कांग्रेस भी बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है। भिंडरावाला को इतना बड़ा बनाने में कांग्रेस का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। कांग्रेस ने ही भिंडरावाले को इतना बड़ा राजनीतिक व्यक्ति बनाया, किसी और ने नहीं। अकालियों को दबाने के लिए ही भिंडरावाला को इतना बड़ा इंसान बनाते हैं कांग्रेस वाले, जिससे कि पंजाब की राजनीति पर कांग्रेस का होल्ड हो सके। और बनाने वाले कौन है? संजय गांधी। संजय गांधी है वो मेन प्लेयर जो भिंडरावाले को इतना बड़ा राजनीतिक स्टेटस देते हैं पंजाब में। पंजाब में भिंडरावाले को लोग भगवान मानने लगते हैं। कि क्या क्षेत्रीय आकांक्षाएं राष्ट्रीय पहचान को चुनौती देती हैं या नहीं, ये हमने समझ लिया। हमने ये समझ लिया है कि अगर हम क्षेत्र को महत्व देते हैं तो इससे राष्ट्र के एकीकरण में कोई मतभेद पैदा नहीं होता, इससे राष्ट्र और मजबूत ही होता है। हमने एक विशेष क्षेत्र को भी समझ लिया, हमने जम्मू कश्मीर को समझ लिया। आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर एक राज्य ना होकर एक केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गया है। इससे आप लोग बखूबी परिचित हो गए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब हम चल रहे हैं आगे के विषयों को समझने। आज हम चल रहे हैं एक और क्षेत्र को विस्तार पूर्वक समझने और उसमें हुई हिंसा को समझने। आप सबने ब्लू स्टार नाम के एक ऑपरेशन का नाम सुना होगा। ब्लू स्टार ऑपरेशन क्या है और इंदिरा गांधी की मृत्यु का ब्लू स्टार से क्या कनेक्शन है, इस चीज को हम चल रहे हैं आज समझने। ये चैप्टर आपको बता देगा कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु में ब्लू स्टार ऑपरेशन का क्या योगदान है, ये आपको बखूबी बता देगा। और 1984 में हुए सिख दंगों की भी कारण को आपको बता देगा ये चैप्टर। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं कि पंजाब में किस प्रकार की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांग उठती है और वो फिर कैसे एक सांप्रदायिक रूप धारण करती है। इन सब चीजों को हम समझेंगे इस चैप्टर में। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बुनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। आप सबको पता है कि विभाजन के कारण सबसे ज्यादा अगर कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ था तो वो था पंजाब और बंगाल। वो प्रांत थे भारत के जिनको विभाजन के कारण सबसे ज्यादा विभीषिका झेलनी पड़ी। सबसे ज्यादा बर्बादी अगर किसी ने झेली तो वो था पंजाब और बंगाल। तो आज हम पंजाब की बात करने चल रहे हैं, तो पंजाब यहाँ पर प्रमुख मुद्दा है। ठीक है, तो आप सब जानिए कि विभाजन के कारण सबसे ज्यादा किसी राज्य को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था तो वो है पंजाब राज्य। पंजाब प्रांत को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था विभाजन के कारण। विभाजन के कारण पंजाब की पूरी की पूरी जो स्थिति थी उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। सुनिएगा, बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा। 1966 में पंजाब को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इन तीनों में बांटा गया। पहले पंजाब इतना बड़ा था, ये था पंजाब का पार्ट। पंजाब ये था उस समय का, ठीक है, ये है उस टाइम का पंजाब, पहले का 1966 से पहले का। ये भी है, लाहौर भी इसी में शामिल है। तो इतना बड़ा एक टाइम पे पंजाब होता था। तो ये है पंजाब का वास्तविक नक्शा। तो इतना बड़ा पंजाब था। भारत के विभाजन के कारण आधा पंजाब उनके पास चला गया और आधा पंजाब हमारे पास रह गया। तो और 1966 में पंजाब को और 3 भागों में बांट दिया गया, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के। ठीक है,
इस साल पंजाबी भाषा प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। अकाली दल ने पंजाब सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए। तो जैसे ही पंजाब बना वैसे ही पंजाबी मतलब सिख धर्म के लोग अपने क्षेत्र में बहुसंख्यक हो गए। देखो भाई, सबकी होती है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। सब चाहते हैं कि हम राजनीति में टॉप पर रहें। और जब तक ये तीनों क्षेत्र जुटा हुआ था तब तक पंजाबी भाषा का भी उतना बोलबाला नहीं था और सिख धर्म का भी राजनीति में उतना बड़ा बोलबाला, मतलब सिख धर्म को मानने वाले लोगों का भी राजनीति पर उतना बोलबाला नहीं था। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है तो इसकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा, तो इस हिसाब से हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। तो और भाषा भी आप जानते हो, हिमाचल की भी हिंदी है, हरियाणा की भी हिंदी है। पंजाब की भाषा भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे। मैं बता चुका हूं आपको, भाषा किसी भी क्षेत्र की सबसे पहली पहचान होती है। इंसान चाहता है तो सबसे पहले चाहता है कि उसकी भाषा को सम्मान मिले। क्यों? क्योंकि जब भाषा को सम्मान मिलेगा तो इंसान की शिक्षा को भी सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान की भाषा के बिना शिक्षा संभव नहीं है। और जब भाषा को सम्मान मिलता है तो भाषा के साथ राजनीति भी उसी हिसाब से चलती है। तो 1920 की जो अकाली दल थी उसका पंजाबी सूबा आंदोलन सफल होता है और 1966 में पंजाब को 3 भागों में बांट के पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र को पंजाब बना दिया जाता है। तो इससे अकाली दल की राजनीतिक पहुंच बड़ी हो जाती है। अब पंजाब एक अलग राज्य बन गया। अब वहां से जब मुख्यमंत्री बनेगा कोई तो उसकी दिल्ली में धड़क अलग होगी ना भाई। क्यों? क्योंकि अब वो एक मुख्यमंत्री की हैसियत से बात करेगा, ना कि एक विधायक या सांसद की। समझ रहे? विधायक और सांसद अलग है और मुख्यमंत्री होना अलग बात है। मुख्यमंत्री होना अलग बात है। आपके पीछे एक पूरे राज्य की मीडिया चल रही है। आप पूरा का पूरा एक राज्य का मीडिया आपके कंट्रोल में होता है। उस राज्य में जो हो रहा है उसके आप केंद्र बिंदु हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए अकाली दल के लिए पंजाब सूबे का निर्माण करवाना एक राजनीतिक बढ़त थी और एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्टेटस आ गया उनके अंदर। आगे सुनिएगा। राजनीतिक संदर्भ। पंजाब सूबे के गठन के बाद अकाली दल ने यहां 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनी। अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डावाडोल है। पहली बात अंडरलाइन करना, पहली बात तो यही कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया था। दूसरे, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। अंडरलाइन कर लेना ये बातें। तीसरा, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था। कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हो या हिंदू, अकालियों से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त था। अब तो पता होना चाहिए सिख धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला है। सिख धर्म में भी जो लोग गए हैं वो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर उस धर्म में गए हैं। तो इसलिए आप ये जान लो, जिस प्रकार की जाति पाति हिंदू धर्म में थी उसी प्रकार की जाति पाति आपके सिख धर्म में थी। भारत के जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में जाति पाति है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। बाहर के धर्मों को भी जब लोगों ने अपनाया तो अपनी जातियां नहीं छोड़ी। उन्होंने जातियों को उन्होंने उसी रूप में बरकरार रखा जिस रूप में और हिंदू धर्म में उनकी बरकरार थी। चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे वो आपके सिख धर्म में, सभी में जातियां गई हैं। धर्म बदल गया लेकिन जातियां साली कभी नहीं बदली। ये जान लो आप, जातियां वैसी की वैसी ही बनी रही। ये बात आप जान लो। तो ये आप जान लो, जितनी भी अकाली दल ने 1967, 1977
इन दो टाइम पर सरकार बनाई, लेकिन दोनों बार कैसी बनाई? गठबंधन की सरकार। और क्यों गठबंधन? क्योंकि उन्हें पंजाब में रहने वाले हिंदुओं का सहयोग नहीं मिलता था और ना ही पंजाबी सिखों दलितों का सहयोग, पंजाब सिख दलितों का भी सहयोग किसको नहीं मिलता था? आपके अकाली दल को। अकाली दल को सिख दलितों का सहयोग नहीं मिलता था। उनके दलितों के क्षेत्र में कांग्रेस उनसे आगे थी। तो जितनी बार भी सरकार बनी अकाली दल की, दोनों बार उसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। और किसके साथ? कांग्रेस के साथ। और दोनों बार कांग्रेस ने सरकार का टर्म पूरा होने से पहले ही केंद्र सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया, अलग अलग बहानों से राष्ट्रपति शासन थोप दिया। समझ रही बात? आगे सुनो। अब यहीं से वो राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ होता है जो पंजाब में हो रही सांप्रदायिक चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें कांग्रेस भी बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है। भिंडरावाला को इतना बड़ा बनाने में कांग्रेस का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। कांग्रेस ने ही भिंडरावाले को इतना बड़ा राजनीतिक व्यक्ति बनाया, किसी और ने नहीं। अकालियों को दबाने के लिए ही भिंडरावाला को इतना बड़ा इंसान बनाते हैं कांग्रेस वाले, जिससे कि पंजाब की राजनीति पर कांग्रेस का होल्ड हो सके। और बनाने वाले कौन है? संजय गांधी है वो मेन प्लेयर, जो भिंडरावाले को इतना बड़ा राजनीतिक स्टेटस देते हैं पंजाब में भिंडरावाले को लोग भगवान मानने लगते हैं। आगे सुनोगे तो आपको पता चलेगा, सुनिएगा। कांग्रेस को दलितों के भी ये पड़ी। इन परिस्थितियों के मद्देनजर 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। 1973 में आनंदपुर, अंडरलाइन कर लेना ये सारी बातें, 1973 में आनंदपुर साहब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। स्वायत्तता की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने की बात भी शामिल थी। इस प्रस्ताव में सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला को ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है, लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहीं से आनंदपुर साहब को देखो, आनंदपुर साहब जो रेजोल्यूशन है वो पहली बार अलग राष्ट्र की मांग का नहीं था, लेकिन कहते हैं ना हर पार्टी में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं नरमपंथी और एक होते हैं गरमपंथी। वो मानते हैं कि मारपीट करके तुरंत छीन लिया जाए, क्या मतलब है इनके सामने गिड़गिड़ाने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि बातचीत, जब बातचीत से बात बन जाए तो हाँ हथियार उठाने की क्या जरूरत है। तो कुछ लोगों ने इस आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को अलग राष्ट्र की मांग की तरह देखा, तो कुछ लोगों ने सिर्फ स्वायत्तता की मांग की तरफ, कि संघवाद को मजबूत किया जाए और राज्यों को चलाने की ताकत ज्यादा मिलनी चाहिए। सुन लो फिर से, राज्य सरकार को अपने राज्यों पर ज्यादा कंट्रोल मिलना चाहिए, केंद्र सरकार का कम उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ये उनकी मांग थी। किनकी? जो लोग वास्तविक रूप में जो अकाली लोग थे और जो नरमपंथी लोग थे। लेकिन जो गरमपंथी अकाली थे, जो गरमपंथी, उन्होंने इस चीज को अलग ही समझ लिया और कहा कि सिखों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? खालिस्तान। समझ लेगा, आगे सुनो तो पता चलेगा। आनंदपुर साहब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा, लेकिन इसका ज्यादा लोगों पर असर नहीं पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई, तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई। कुछ चरमपंथी मतलब जो कट्टर होते हैं,
चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की। और यही है, यहीं से स्टार्ट होता है आपका पंजाब नरसंहार, यहीं से प्रारंभ होता है। अब आते हैं हिंसा का चक्र। हिंसा, पंजाब में हिंसा कैसे स्टार्ट होती है? पंजाब में हिंसा कैसे स्टार्ट होती है सुनना। जल्दी ही आंदोलन का, ये आंदोलन किसके लिए स्टार्ट हुआ था? पानी के लिए, जल विवाद के लिए। लेकिन जल्दी इस जल विवाद को लोगों ने किधर बदल के रख दिया? चरमपंथियों ने, जो लोग ज्यादा ही मारपीट में विश्वास, तुम बात से लोगे, तलवार निकाल भोग और छीन ले। जो लोग इन पर विश्वास करते थे उन्होंने कहा ना, आंदोलन वो आंदोलन नहीं, लड़ाई होगी और छीना जाएगा। छीनना कभी किसी चीज के लिए सही नहीं होता। प्यार से चीजें हो जाएं तो मार काट करने का क्या फायदा? कोई फायदा है भाई? पानी के चक्कर में क्यों लड़ाई? पानी तो सब कुछ है मेरे भाई। पानी नहीं होगा तो खेती होगी, खेती नहीं होगी तो पेट में अनाज जाएगा। और भाई अब आपको पता होना चाहिए, खेती, ये जो दोनों एरिया है ये खेती के सबसे प्रोमिनेंट एरिया है। बिना पानी की खेती संभव नहीं है ना। पंजाब में तो वो 3 नदियां भी, 5 नदियां हैं भाई। फिर भी पंजाब से हरियाणा भी तो आती है ना, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गई, समझ में आई बात? तो इसीलिए पानी का डिस्प्यूट होता है कि यहां से अगर जो नदी जा रही है हरियाणा वाले वो पानी ब्लॉक कर ले रहे हैं, अगर पंजाब से आ रही है तो पंजाब वाले ब्लॉक कर ले, तो इसलिए डिस्प्यूट होता है। समझ में आई बात? बहुत सारे डिस्प्यूट है, छोटे मोटे डिस्प्यूट नहीं है। पानी सबसे बड़ा मेजर डिस्प्यूट है। इन दोनों राज्यों के बीच में भी पानी का डिस्प्यूट है, इनके बीच में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में, बांग्लादेश में भी होता है। समझ आई बात? सबके साथ पानी इज अ बिगर डिस्प्यूट बिटवीन 2 नेशंस एंड 2 स्टेट्स आल्सो। समझ में आई बात? 2 देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी पानी, सिंधु जल विवाद सबसे बड़े विवादों में से एक। हमेशा पाकिस्तान हम पे आरोप लगाता है कि हम सिंधु नदी पर बांध बनाकर पानी का रुख मोड़ना चाहते हैं, और जिस दिन मोड़ पाएंगे ना भाई, उस दिन मोड़ देंगे और पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे। ऐसे इंडिया चाइना में भी होता है। समझ? ऐसे ही ब्रह्मपुत्रा पर वो चाइना करता है ऐसी काम। चाइना ने तो कोई डैम बना रखा है। हाँ, डैम बना रखा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है वो। अगर तोड़ दिया तो हिंदुस्तान वगैरह कोई नहीं तोड़ सकता भाई, उस सिक्योरिटी में बहुत चीजें लगी हुई होती हैं। इतना डैम तोड़ने का मतलब समझते हो? एक शहर का जलमग्न हो जाना होता है। डैम टूटेगा ना जिस दिन, धरती हिल जाएगी भाई, इतना पानी स्टोर होता है डैम में। समझ में आई बात? तो सिर्फ एक देश को नुकसान नहीं होगा, कभी चाइना करता तो रहता है। समझ में आई बात? आगे सुनो, हिंसा का चक्र सुनो। जल्द ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाइयों का कूट नाम था। समझ में आई बात? ये कूट नाम है किसका? जो स्वर्ण मंदिर में करी गई सैन्य कार्रवाई है, उसका कूट नाम क्या है? ब्लू स्टार। क्या है? ब्लू स्टार। समझ में आई बात? ऑपरेशन ब्लू स्टार उस ऑपरेशन का नाम है जो कि स्वर्ण मंदिर में करवाया गया था। किनको निकालने के लिए? चरमपंथी ग्रुप्स को। ठीक है, आएगा, बताऊंगा अभी। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाइयों का कूट नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति भी पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को और बल मिला। समझ रहे? तो ये जो घटना थी, इस घटना ने उन उग्रवादी और आतंकवादियों को तो निकालने में और मार भगाने में सफलता तो प्राप्त करी,
लेकिन इससे सिख धर्म के लोगों को बहुत आहत पहुंची, बहुत मतलब ठेस पहुंची कि क्या ठीक है हम आपके साथ हैं, लेकिन स्वर्ण मंदिर उनका भाई वो उनका सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। जैसे हमारे लिए राम जन्मभूमि है, हमारे लिए जो वाराणसी का महत्व है, अमरनाथ इनका महत्व है, वही महत्व उनके लिए क्या है, स्वर्ण मंदिर का है। स्वर्ण मंदिर पे जो सैन्य कार्रवाई हुई तो इसका सिखों ने पुरजोर विरोध किया। बाद में, पहले तो किसी को पता ही नहीं चल पाया, लेकिन बाद में इसका पुरजोर विरोध हुआ और इसी चलते इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई है, कोई और कारण नहीं है। यही कारण है कि उनकी हत्या इसीलिए हुई है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु इसीलिए हुई। समझ में आई बात? तो बहुत सिख लोग आहत थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकार को कुछ भी और दूसरे तरीके अपना सकती थी सरकार उनको निकालने के, लेकिन तरीका और कोई था ही नहीं। भिंडरावाला निकलने को तैयार तक नहीं था, तैयार तक नहीं था। समझ में आई बात? चरमपंथी का लीडर था ये भिंडरावाला। हाँ, भिंडरावाला चरमपंथियों का लीडर था, इसमें नाम तक नहीं होगा कहीं भी। समझ में आई बात? नाम नहीं लिखा गया जानबूझ के। अरे मैं बता रहा हूँ नहीं है भाई, 5 साल से पढ़ रहा हूँ तो पता है मुझे, ठीक है, इसमें नाम नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो ये कारण है। तो पेपर में हम इसका नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको नाम तो पता है ना कौन था लीडर चरमपंथियों का। सरकार जानबूझ के नहीं लिखती यार, सरकार की भी गलतियां बहुत सारी। आएगा 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक संतप्त था, तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष न बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाए। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी मांगी। तो ये हुआ था। अच्छा, मनमोहन सिंह ने माफी मांगी 2005 में जब उनकी सरकार बनी। 2004 बनी, 2004 का में चुनाव हुआ, फिर 5 में सरकार बनी, ठीक है, मार्च में, ठीक। तो फिर उन्होंने क्षमा मांगी इस बात के लिए। कांग्रेस था? हाँ, कांग्रेस के ही नेता थे। नेता था नहीं, थे, हैं, अभी भी जिंदा है। रिस्पेक्ट, प्रधानमंत्री है वो, प्रधानमंत्री थे 2 टर्म के। इस देश की जो आज आर्थिक स्थिति है ना, इस देश का में जो आप ये ब्रांडेड फोन्स, इंटरनेट ये सब यूज कर रहे हो ना, वो उन्हीं का देन है, वो उन्हीं की देन है। कोको कोला, मैकडोनल्ड, ये जो आज हिंदुस्तान में इतना पैसा ग्लैमर दिखता है ना, इस ग्लैमर को लाने में मनमोहन सिंह जी का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने इस देश को एक नया आर्थिक संकट से बाहर निकाल के इस देश को आर्थिक उन्नति प्रदान करी। उनकी इज्जत नहीं करता वाले। उनकी इज्जत देखो, जब तो आप जानते ही नहीं हो उनकी उपलब्धियों के बारे में, तो आप उनकी इज्जत कैसे करोगे? आप तो नहीं मानते हो, बस उन्हें आप मानते हो कि वो चुप रहते थे। जितना उस व्यक्ति ने चुप रह के काम कर दिया ना, उतना माननीय आज के वर्तमान प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए। आज के वर्तमान प्रधानमंत्री जो बाहर से इतना पैसा आ रहा है ना, जो अमेरिका भारत को वो भारत करता रहता है ना,
वो भारत भारत इसीलिए कर रहा है क्योंकि मनमोहन सिंह ने वो आधार प्रदान करके दिया है। मनमोहन सिंह के कारण पूरी दुनिया भारत के पीछे लगी रहती है, भारत के बाजार के लिए लगी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट इसलिए होती है क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं जानता। समझ में आई बात? व्यक्तिगत पहचान उनकी कुछ नहीं है। जिस दिन वो पद से हट जाएंगे देखूंगा कितनी मिलोनी आती है उनसे मिलने। देखता हूं अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार मिलने आता है, कोई नहीं आता भाई। सब रिस्पेक्ट करते हैं पद की, ये बात जान लो आप। जिस दिन वो बंदा पद से हटता है उस दिन उसकी औकात उसके पार्टी के लोग तक करना छोड़ देते हैं, ये जान लो आप। लाल कृष्ण आडवाणी जी की क्या औकात है आज भाजपा में, आप पूछ के देखो। राम मंदिर का आंदोलन उन्होंने चलवाया, कार सेवाएं उन्होंने करी, और आज उन्हें ही राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया तक नहीं जा रहा। खुद देख लो आप। क्या कहा जा रहा है उन्हें कि आप वृद्ध हैं, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, आपके शरीर में दर्द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? और अगर वो वहां जाके उनके प्राण भी चले जाते हैं तो इससे बड़ी बात उनके लिए खुशी की बात क्या होगी भाई? पर हाँ, इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब काम करेंगे। यहां जब धर्म के शंकराचार्यों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही तो उनकी क्या होगी? जो धर्म को अच्छे से जानते हैं, जब उनकी नहीं कर रहे ये लोग रिस्पेक्ट, जो धर्म के प्रधानमंत्री हैं, आप जितने भी धर्म गुरुओं को सुनो, सब क्या कह रहे हैं? पूर्वी के शंकराचार्य इस धर्म भारत के सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। चाहे बागेश्वर धाम को सुन लो, चाहे आप जो वृंदावन में जो उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जो पीले कपड़े पहनते हो भैया, नाम प्रेमानंद महाराज। हाँ, प्रेमानंद महाराज को सुन लो। जितने भी कथावाचक हैं, धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, उन सबको सुन लो आप। वो क्या कह रहे हैं? यही तो बात कह रहे हैं कि शंकराचार्य से बड़ा धर्म ज्ञाता कोई नहीं। उनके नाम के आगे भगवान लगा रहे हैं, शंकराचार्य भगवान। तो आप समझो उनके महत्व को। और आप देखो, खुद देखो ना, मंदिर के हेड है वो शंकराचार्य। शंकराचार्य भारत के सनातन के हेड हैं। चार शंकराचार्य हैं, और वो चारों इस भारत के धर्म के सनातन के प्रतिनिधि हैं। समझ में आई बात? उनके बाद चार कौन कौन है भैया? चार मुझे नाम सबके नहीं पता, हाँ पर पीठ पता है। एक आपका उत्तराखंड में, एक आपका उड़ीसा में, एक आपका गुजरात में, और एक आपका इधर है कहीं पे, उनका जगह को याद नहीं आ रहा, इधर है। तो इन चारों जगह पे जो पीठेश्वर है, ये भारत के चारों वैदिक धर्मों की रक्षा करने के लिए है। और पुरी के शंकराचार्य सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है। ये वही मैं कर रहा है बनने के लिए। वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए। पर उनके कोई अभी तो आधा ही बना है, आधा भी नहीं बना है, अभी 40% ही बना है। समझ में आई बात? इलेक्शन आ रहे हैं ना, वो इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, सबको पता है। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ राम भक्त कोई नहीं है, यहाँ पार्टी भक्त है सब। और यहाँ पर भी यही है। एफएम रेडियो पे आ रहा है, जो बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए अपना जल्दी से वोटर आईडी कार्ड बनवा लें। हाँ, तो वो तो कहेंगे, आप बनवाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी संवैधानिक दायित्व है। आप अपनी सरकार चुने, ये आपका संवैधानिक दायित्व है। अगर आपको कोई नहीं कैंडिडेट पसंद आ रहा, नोटा जिंदाबाद, दबाओ नोटा, चलो आगे। नोटा भी होता है क्या? शांति और शांति की ओर। फिर पंजाब में शांति कैसी आई ये भी सुन लो थोड़ा सा। 1984 के चुनावों के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री कौन थे? अब नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तात्कालिक अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगेवाला के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। याद रखना ये, ठीक है। 1985 में जो पंजाब में शांति संबंधी समझौता हुआ उसे क्या कहा जाता है? राजीव गांधी और लोंगेवाला समझौता या पंजाब समझौता कहा जाता है। इस समझौते में क्या बातें थी सुनना। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल
न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा समझौते के। तो ये याद रखना किस नदी के लिए पानी का विवाद है, तीनों राज्यों में। किन किन राज्यों में? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कौन सी नदियां हैं? रावी और व्यास। ठीक है। आज तक पंजाब को चंडीगढ़ नहीं मिला है। चंडीगढ़ आज भी दोनों राज्यों की राजधानी है। किसकी किसकी? हरियाणा और पंजाब की। चंडीगढ़ एक ऐसी राजधानी है जो दो राज्यों की राजधानी है। याद रखिए। हाँ, ये सिर्फ एक ही है। हाँ, एक ही है पूरे भारत में। ठीक है। कहा गया था कि पंजाब को दे दिया जाएगा इस समझौते के अंतर्गत, लेकिन आज तक नहीं दिया गया है। ठीक है। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमति हुई। बहरहाल पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते के तत्काल बाद हिंसा का चक्र लगभग 1 दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानव अधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। साथ ही पुलिस की ओर से भी ज्यादती हुई। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र में अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। संशय और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24% मतदाता वोट डालने के लिए आए। उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने, चाहे वे सिख हों या हिंदू, इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे। हालांकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है, लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है। कभी भी नहीं चलती, ये कहने की बात है। भारत में कभी भी राजनीति धर्म से परे नहीं होती। आज के केंद्र में धर्म ही सबसे बड़ी राजनीति का विषय बन गया है। अब ये आप जान लो, अगर हिंदू इस देश में बहुसंख्यक होकर ये बात कहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो जिन क्षेत्रों में जिस धर्म के लोग ज्यादा हैं वो भी यही बात करेंगे। तो अगर हिंदू इस भारत को तोड़ने के लिए तैयार है तो हिंदू राष्ट्र की बात करें। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप सबका मानना अलग हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो अनुभव किया है मैं वो बता रहा हूं। मैंने जो पढ़ के समझाया आज तक। आप अगर बड़े भाई का रवैया नहीं अपना सकते तो छोटे भाइयों को भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। समझ रही बात? छोटे भाइयों को भी रहने का कोई शौक नहीं है। वो भी अत्याचार भरा जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है। वो भी दोयम दर्जे की नागरिकता नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। जब उन्होंने 75 साल समानता भरा जीवन जिया है तो वो अगर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद यहां दोयम दर्जे का नागरिक बनना पसंद नहीं करेंगे। साफ सीधी बात, नो बकवास। समझ में आई बात? तो पंजाब में जो हिंसा हुई, ये हिंसा इसीलिए सफल हो पाई क्योंकि वो धर्म के आधार पर हुई थी। और हम सबको ये समझना पड़ेगा कि धर्म की हिंसा अच्छी नहीं होती। धर्म के नाम पर हिंसा कराना कभी अच्छा नहीं होता। धर्म के नाम पर हिंसा कराना कभी अच्छा नहीं होता, ये बात जान लो। इस देश में अगर हिंदू बहुसंख्यक होकर भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो चुल्लू भर पानी ले और डूब के मर जाए। इससे बड़ी बात मैं नहीं कहूंगा कुछ भी। इस देश का अगर बहुसंख्यक ही यहां पर असुरक्षित महसूस करता है तो वो चुल्लू भर पानी ले और डूबकर मर जाए, कोई फर्क नहीं। मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं, समझ रहा हूं मैं राजनीति को।
राजनीति आपके अंदर धर्म का डर पैदा करती है कि आपका धर्म खतरे में है। किसी का धर्म खतरे में नहीं हो सकता। जब यहां पर 250 साल मुगलों ने शासन किया, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं गया, तब हिंदू धर्म को हिंदुओं ने खतरे में नहीं जाने दिया। उन्होंने भरसक प्रयास किया, मंदिर हमारे तोड़े, सब कुछ तोड़ा, तब भी हमने नहीं जाने दिया। तो आज संभव है? आज जब लोकतंत्र है, बिल्कुल नहीं है। आप खुद बताओ कि क्या आज संभव है? कदापि नहीं। जी। फिर भी हमारे मन में ये डर पैदा कर दिया गया है। डर धर्म का नहीं होना चाहिए, धर्म पे ना चलने का होना चाहिए। डर, आप क्या धर्म के अनुसार अपना आचरण कर रहे हैं, ये सोचिए। आप सच में आप धर्म को मान रहे हैं? जो हमारा धर्म कहता है क्या हम वो कर रहे हैं? सोचो इस बात को, सोचो इस बात को। पर ये सोचने के लिए तो बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो कहां है? समझ नहीं बात? पंजाब की हिंसा का चक्र आपने बखूबी समझ लिया है। भिंडरावाला जी को समझना है तो आप YouTube खोलिए और देख लीजिए। समझ नहीं बात? उनके ऊपर इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं लिखा है, नाम तक नहीं बताया है, तो आप समझ सकते हो। आपको बताना ही नहीं चाहती सरकार की भिंडरावाला कौन था। नहीं तो सब नेताओं के बारे में बताया गया, लेकिन भिंडरावाले के बारे में कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि भिंडरावाले को भिंडरावाला बनाने का काम कांग्रेस ने ही किया था। इसीलिए मैं आपको खुले तौर पर बता रहा हूं। समझ में आई बात? उसे अकालियों से अलग एक नेता बनाने का कोशिश कर, जिससे कि पंजाब कांग्रेस के नियंत्रण में रहे। लेकिन वो जब उतना ताकतवर बन जाता है तो वो कांग्रेस के खिलाफ ही होकर उपद्रव मचाता है। समझ में आई बात? तो ये सारी बातें हैं। इसी के साथ ये चैप्टर ये आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद।